नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज प्लॉट के इस कार्यक्रम। अभी हम ये बता नहीं सकते कि अपना यह कार्यक्रम हम किस शीर्षक के तहत कर रहे हैं। द पॉलिटिकल प्लॉट तो ये नहीं है, तो स्ट्रेटेजिक प्लॉट भी से हम कह नहीं सकते। अभी जो हम बात कर रहे हैं उसको हम सिर्फ द स्पेशल प्लॉट का ही नाम देते हैं। अपने इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बात की थी पहलगाम में 26 सैलानियों की हत्या के बारे में, और उसके बाद जो हालात पैदा हुए थे, जो आतंक का कोप पैदा हुआ था पूरे भारत में, उसका किस तरह से इलाज किया जाए। उस वीडियो में हमने बड़ी विस्तार से चर्चा की कि प्रभु श्री राम की आतंकवाद विरोधी नीति क्या है, और अगर उस पर चला जाए तो आगे इसे किस तरीके से हल किया जा सकता है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब बाकी लोगों ने भी उसी राह पर चलना शुरू कर दिया है। तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि वो प्रभु राम की इस नीति को अपनाएं, लेकिन शायद उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने तो मेरी बात जरूर सुनी, और अपने कार्यक्रम में उन्होंने रामचरितमानस की एक प्रमुख चौपाई के साथ ऑपरेशन सिंदूर की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया। पहले हम इस वाकये को जरा सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। इसके बाद 12 मई को जब डीजीएमओ ने अपनी बैठक करी तो उन्होंने भी रामचरितमानस की एक और बड़ी चौपाई का उल्लेख किया, और आगे बढ़ने से पहले उसकी भी एक झलक ले लेते हैं। क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इस तरह से देखें तो न्यूज प्लॉट में जो हमने चर्चा शुरू की थी आतंकवाद और प्रभु श्री राम की आतंकवाद विरोधी नीति का, उसका अब एक राष्ट्रीय फलक बनता जा रहा है। अभी हम उस पर विशेष रूप से बात नहीं करेंगे, उस पर हम कभी और बात करेंगे। आज के दिन हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर की और उससे निकले हुए तमाम विवादों की। अपने पिछले वीडियो में हमने जो नीति बताई थी और जो उपाय बताए थे आतंकवाद विरोधी नीति के, दरअसल ऑपरेशन सिंदूर उससे संबंधित तो नहीं था, फिर भी आतंकवाद के हल के लिए एक प्रमुख उपाय था। अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो उसमें जो लंका के विरुद्ध राम का अभियान था, उसके 2 प्रमुख पहलू थे। पहला तो पूरी दुनिया को रावण के आतंकवाद से मुक्त कराना, और दूसरा माता सीता को उसके कब्जे से छुड़ाना। तो इस आतंकवाद विरोधी अभियान के भी 2 पहलू हैं। पहला तो यह है पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों से भारत की जान छुड़ाना, और दूसरा पहलू है भारत की जो जमीन पाकिस्तान के कब्जे में है उसको छुड़ाना। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या वो लक्ष्य भी हमें प्राप्त हुआ। 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, तब भारत ने यह कहा था कि उस दिन उन्होंने जो अभियान किया वो नॉन एस्केलेटरी था। यानी नॉन एस्केलेटरी का यह मतलब हुआ कि हमने जिन ठिकानों पे हमला किया है, अगर उसके खिलाफ पाकिस्तान की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान इतने पर नहीं माना, उसने उसके खिलाफ 8 मई को पहले प्रतिक्रिया की, उसका जवाब भारत ने 9 मई को दिया। उसके बाद 9 मई को फिर रात में एक बड़ी प्रतिक्रिया की, और 10 मई को उससे भी बड़ी प्रतिक्रिया हो गई, और दोनों ही देशों ने एक दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों पर बड़े हमले किए। हालांकि हमने इस बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन न्यूज प्लॉट पे लिखे गए अपने आर्टिकल में हमने साफ तौर पे कहा था कि इस पूरे अभियान में पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाना कभी भी भारत की पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। हालांकि भारतीय सेना का यह कहना है कि पाकिस्तान द्वारा उसके मिलिट्री प्रतिष्ठानों पर हमला करने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन 10 मई को भारतीय सेना के द्वारा जितनी बड़ी कार्रवाई की गई, उसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि भारतीय सेना की ये कार्रवाई थोड़ी अति उत्साह का नतीजा थी। हो सकता है मेरे इस बयान से देश के बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो, लेकिन 10 मई को जो घटनाक्रम चला वो इतनी तेजी से चला कि 12-1 बजते तक मुझे और मेरे साथ मेरे तमाम कई संपादक साथियों को लगने लगा कि अब ये मामला हाथ से बाहर चला गया, और किसी न किसी तरीके से इस मामले को ठंडा करना जरूरी है। उसी दिन भारत के तमाम बौद्धिक पहलुओं में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि इस सीज फायर को कैसे अचीव किया जा सकता है। तो उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हालांकि भारत के अपने आंतरिक प्रयासों की बदौलत हमने उस दिन
तात्कालिक शांति स्थापित करने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, लेकिन इसमें जो बाहरी हस्तक्षेप दिखा, जो बाहरी दखल दिखा, उससे भारत के एक बड़े समुदाय में काफी हद तक हलचल मची हुई है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन कई दिनों से इस कोशिश में था कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए और शांति स्थापित की जाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने उनके हर एक प्रयास का विरोध किया। तो आखिर 10 मई को ऐसा क्या हुआ कि एकाएक भारत को सीज फायर घोषित करना पड़ा? इसके बारे में बहुत सारे किस्से हैं और उन किस्सों पे कभी और बात करेंगे। हमारा अपना मानना है कि 10 मई को जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्तक्षेप करते हुए अपने ट्वीट द्वारा इस युद्ध विराम की घोषणा की, वो भारत की आगे की रणनीति के लिए तो कतई अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे इस सीज फायर के दूसरे पहलू पे, यानी कि पाकिस्तान में जो आतंक पनप रहा है, क्या उस पर इस ऑपरेशन सिंदूर का कोई प्रभाव पड़ा? वैसे तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। आतंकियों के 9 बड़े ठिकाने नष्ट हुए हैं और पाकिस्तानी सेना के 11 बड़े मिलिट्री बेस तबाह हुए हैं। इसके अलावा करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। 40-50 पाकिस्तानी सैनिकों की भी जान गई है। इसकी गिनती अभी भी चल रही है और अंतिम संख्या बाद में कंफर्म होगी। लेकिन सिर्फ इन जानों के जाने से, इन लाशों के गिर जाने से आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान में आतंकवाद एक सोच के रूप में कर गया है और वो पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफर होता जा रहा है। अब जैसे ही ये सीज फायर खत्म हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसको पूरे कौम की एक जीत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा यह पूरे मुल्क की फतह है और कई सैनिकों के शहादत। जब वो सैनिक बोलते हैं तो उनमें उनके मिलिट्री पर्सनल भी शामिल होते हैं और उनके आतंकवाद के सिपाही भी शामिल होते हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना था कि यह फतह कई सारे सैनिकों की शहादत के बाद मिली है। पाकिस्तान अभी भी अपने आतंकवादियों की मौत को उनके अपने करतूतों के कारण हुई नहीं मानता, बल्कि ये मानता है कि उन्होंने अपनी कौम और अपने वतन के लिए शहादत दी है। अगर मानसिकता यही रहेगी तो भला आतंक का इलाज कैसे होगा? इसकी एक बानगी आप इस बात से भी देख सकते हैं कि जैसे ही 10 मई को सीज फायर की घोषणा हुई, पूरे पाकिस्तान में आतिशबाजियां होने लगी और मिठाइयां बंटने लगी, पाकिस्तानी झंडे लहराए जाने लगे। इस संघर्ष का परिणाम चाहे जो भी हुआ हो, इसे पाकिस्तान की जीत तो कतई नहीं कहा जा सकता। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो भारत की इस रणनीति से खुश नहीं है, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि भारत जिस लक्ष्य को लेकर चला था उसको प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जीत ही गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जीत की खुशी मन रही है और इस खुशी के मनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसको साबित करने के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। पहले उस तस्वीर को देख लीजिए और फिर बातें करते हैं। इस तस्वीर में जैसा कि आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में 8, 10, 12, 14 साल के बच्चे एक टैंक पे चढ़ के इस जीत का जश्न मना रहे हैं। बच्चों को बाद में यही पढ़ाया जाएगा कि भारत ने एक बार उनके घर में दखलंदाजी करते हुए उनके लोगों को मारा था और उसका पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत शायद ऐसी हिमाकत फिर कभी करेगा नहीं। और ये तमाम बच्चे हो सकता है कि आगे चलकर भारत के खिलाफ पैदा किए जा रहे आतंकवादी जहर का शिकार बन ही जाए। तो इस तरह से चाहे रणनीतिक रूप से देखें या राजनीतिक तौर पे भारत का आतंकवाद विरोधी लक्ष्य अधूरा ही रह गया और ये सीज फायर हो गया। तो आगे क्या होगा, इस बात को जानने के लिए एक बार फिर से हम प्रभु राम की कहानी पे पीछे जाते हैं। दरअसल राजनाथ सिंह जी जो बात कह रहे थे इस वीडियो की शुरुआत में, उन्होंने कहा था कि जिन मोरी माही तो मणि माला, यानी कि हनुमान जी द्वारा अक्षय वाटिका के विध्वंस के बारे में सीता जी को दिए गए अपने बयान के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये बात 7 मई की कार्यवाही तक ही सीमित है। उसी दिन ऐसा हुआ कि जिन आतंकवादियों ने भारत को नुकसान पहुंचाया था, भारत ने भी उन्हीं को नुकसान पहुंचाया। आगे 9 और 10 मई को जो कार्रवाई हुई वो उसको इस तरह से समझ लीजिए कि लंका दहन का कार्य अब संपूर्ण हो गया है। लंका दहन के दौरान हनुमान जी ने लंका के उन तमाम परकोटों को जला दिया था जिसका इस्तेमाल प्रभु श्री राम की सेना जब लंका पर आक्रमण करती तो उनके खिलाफ किया जा सकता था। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो भारतीय सेना के इस पराक्रम ने पाकिस्तान के उस मनोबल को चूर चूर कर दिया है जिसके सहारे वो भारत की सेना के खिलाफ कोई बड़ा अभियान छेड़ने या भारत के खिलाफ कोई बड़ा दुस्साहस करने का प्रयास कर सकती है। अब इसी प्रकरण के साथ आगे बढ़े तो अब शायद तैयारी करने का वक्त है, एक सेतु बंधन करने का वक्त है और अपनी सेना इतनी बड़ी करने का वक्त है कि रावण का वध किया जाए, मेघनाथ का वध किया जाए और कुंभकर्ण का वध किया जाए। क्या मैं ये नहीं कहता कि आप लाहौर जीत लीजिए,
इस्लामाबाद जीत लीजिए, रावलपिंडी जीत लीजिए। मैं ये कहता हूं कि मसूद अजहर को मारने का वक्त है, हाफिज सईद को मारने का वक्त है और रऊस असगर को मारने का वक्त है। चाहे इस लक्ष्य को जिस तरीके से हासिल किया जाए, परोक्ष युद्ध के रूप में हासिल किया जाए या प्रत्यक्ष युद्ध के रूप में, हालांकि मैं कभी से भी प्रत्यक्ष युद्ध के पक्ष में नहीं रहा हूं, अगर परोक्ष युद्ध से यह संभव हो सकता है तो वो किया जाए। हालांकि पाकिस्तान की एक बड़ी नस अभी भी हमारे हाथ में है, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको कि मोदी सरकार ने पहले कैंसिल कर दिया था, अभी भी चालू की जा सकती है और उसके लिए पाकिस्तान के सामने ये शर्त रखी जाए कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंप दे। और भारत ने पाकिस्तान में जिन 21 आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया है और जिसमें से 9 नष्ट हो चुके हैं, बाकी बचे हुए 12 ठिकानों को या तो पाकिस्तान खुद ही नष्ट कर दे, फिर भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में जब चाहे उसको नष्ट करने का ऑप्शन अपने पास रखे। जरूरत नहीं है कि उसको नष्ट ही कर दिया जाए, लेकिन वो ऑप्शन खुला अगर रहेगा तो पाकिस्तान को इस बात का डर रहेगा कि भारत उसके खिलाफ कभी भी कार्रवाई कर सकता है। अब जहां तक माता सीता को कब्जे से मुक्त कराने की बात है, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फिर से हासिल करने की बात है, तो उसके लिए मैंने newsplot.co.in पर एक बड़ा विस्तृत आर्टिकल डाला हुआ है और शायद उस पर बहुत सारे लोगों की निगाह नहीं पड़ी है, इसलिए मैं उस पर एक वीडियो कभी और बनाऊंगा। उसमें मैंने ये बड़ी साफ लिखा है कि इसके लिए हमारे देश को एक बहुत बड़े लंबे संघर्ष में जाने की जरूरत है और जो शायद अभी संभव नहीं है। कुछ लोग इस सारे अभियान की तुलना साल 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए उस अभियान से भी कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया था। लेकिन ये याद रखने की जरूरत है कि उस युद्ध की तैयारी किसी एक महीने एक सप्ताह में नहीं हुई थी, उसकी तैयारी के लिए पूरे 6 महीने लगे थे। अब जबकि युद्ध का पैमाना और बड़ा हो गया है, परमाणु हथियारों का खतरा पैदा हो गया है, तो ये 6 महीने में शायद पर्याप्त नहीं होंगे और उसके लिए कोई और जुगत लगानी पड़ेगी। युद्ध का रास्ता हमेशा ही इतना आसान नहीं होता है। मैंने अपने उसी आर्टिकल में लिख रखा है कि अगर हम पूरे पीएको को युद्ध मुक्त कराने जाएं तो हो सकता है कि हमारे 10,000 जवानों की जान चली जाए और 2 से 300 बिलियन डॉलर का खर्चा हो और साथ ही हो सकता है कि इसमें से 3 से 4 साल तक भी लग सके। तो क्या हमारा राष्ट्र इतने बड़े बलिदान के लिए तैयार है? और अगर तैयार भी है तो क्या उसकी जरूरत है? इस पर एक राष्ट्रीय मंथन होना चाहिए, एक राष्ट्रीय विचार बनना चाहिए और जरूरत पड़े तो भारतीय संसद को इस पर फिर से विचार करते हुए सभी पक्षों की रजामंदी लेने के बाद ही कोई स्टेप लेना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज का न्यूज प्लॉट का ये स्पेशल अंक समाप्त कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं पे हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए तो बस इतना ही। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट newsplot.co.in पे। नमस्कार।